हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। एक बार पुनः आप सभी लोगों का अवेयर 24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि हमने पिछला जो लेक्चर किया था वह था रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में हमारा यह दूसरा लेक्चर आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट को बनाया क्यों गया था? तो आपको मालूम ही है, रेगुलेटिंग एक्ट को इसलिए बनाया गया था ताकि कंपनी प्रशासन में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उसे दूर किया जा सके और कंपनी में एक सुनिश्चित कार्य पद्धति या शासन पद्धति की शुरुआत की जा सके। लेकिन दोस्तों, इस एक्ट में जो अंतर्निहित कमियां थी या इसे जो व्यावहारिकता में लागू करने की कमियां थी, उसी से ब्रिटिश संसद को इस एक्ट में कई बार संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस एक्ट के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर इसकी पुनरीक्षण किया और इस एक्ट में व्याप्त कमियों को दूर करने का प्रयास किया। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ब्रिटिश सरकार के इन प्रयासों को ब्रिटिश संसद में सफलता प्राप्त हुई और कभी कभी ब्रिटिश संसद में इन प्रयासों को असफलता भी प्राप्त हुई। अब हम इसी रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ भी दिक्कतें आईं, उनको सुधारने के जो प्रयास हुए, उन सब विषयों पर बात करेंगे। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे इस लेक्चर में हम रेगुलेटिंग एक्ट में जो सुधार के प्रयास हुए, जिन्हें हम फर्स्ट डिक्लेरेटरी एक्ट 1778, फिर देखेंगे हम इसमें बंगाल न्यायालय एक्ट 1781, फिर देखेंगे दोस्तों हम इसमें हेनरी डंडास इंडियन बिल। हेनरी डंडास इंडियन बिल के बाद दोस्तों हम देखेंगे इसमें फॉक्स इंडियन बिल। यह 4 महत्वपूर्ण विनियम और विधेयक, इनकी हम सविस्तार यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। आइए दोस्तों, हम भारतीय संवैधानिक विकास की इस महत्वपूर्ण कड़ी के विषय में अब बात करते हैं। दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास 1773 से 1947 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस संवैधानिक विकास की पहली कड़ी तो थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ सुधार के प्रयास किए गए, उनके परिणाम स्वरूप हमें प्रथम डिक्लेरेटरी एक्ट, बंगाल न्यायालय एक्ट, हेनरी डंडास इंडियन बिल और फॉक्स इंडियन बिल को देखा जा सकता है। आइए दोस्तों, अब हम इन्हीं के विषय में सविस्तार क्रमवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम डिक्लेरेटरी एक्ट 1778 के विषय में। दोस्तों, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है इस परिप्रेक्ष्य में कि प्रथम डिक्लेरेटरी एक्ट 1778 ईस्वी, बंगाल न्यायालय एक्ट 1781 ईस्वी, हेनरी डंडास इंडियन बिल 1783 ईस्वी तथा फॉक्स इंडिया बिल 1783 की धाराओं का वर्णन कीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो वो पूछा जाएगा केवल एक के विषय में, जैसे प्रथम डिक्लेरेटरी एक्ट या फिर बंगाल न्यायालय एक्ट या फिर हेनरी डंडास इंडियन बिल या फिर फॉक्स इंडियन बिल की धाराओं के संबंध में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। हमने आपकी सुविधा के लिए इस लेक्चर में इन चारों विनियम और विधेयकों को एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपको एक सविस्तार इनके विषय में क्रमवार जानकारी मिल सके। आइए दोस्तों, अब हम इसी विषय में बात करते हैं। दोस्तों, यद्यपि हमारे देश में रेगुलेटिंग एक्ट भारतीय संविधान इतिहास में एक महत्वपूर्ण और प्रथम घटना रही हो, लेकिन इस एक्ट ने सरकार को अच्छे सिद्धांतों पर संगठित करने के बजाय अनेक विवाद केंद्रों को संगठित कर दिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विवाद के केंद्र जैसे गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में विवाद, विवाद के दूसरा केंद्र गवर्नर जनरल उसकी परिषद और उसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद, गवर्नर जनरल और विभिन्न प्रांतीय गवर्नरों के बीच में अधिकार संबंधी विवाद, ऐसे कई सारे विवाद केंद्र उठ के सामने आ गए या उभर के सामने आ गए। अब हम इन्हीं विवादों का हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ प्रयास किए। ध्यान रखिएगा, कुछ प्रयासों में उसे सफलता मिली
और कुछ प्रयासों में उसे सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन जो प्रयत्न किए उनके विषय में हम अब बात करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन विवादों को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले प्रथम डिक्लेरेटरी एक्ट 1778 को पारित कराया ब्रिटिश संसद में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रथम डिक्लेरेटरी एक्ट 1778 रेगुलेटिंग एक्ट में ही सुधार का एक प्रयास माना जाता है। तत्पश्चात दोस्तों ब्रिटिश संसद में बंगाल न्यायालय अधिनियम 1781 ईस्वी को पारित किया गया। यह दोनों सफल प्रयास हैं ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश संसद में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो ब्रिटिश सरकार ने अन्य प्रयास किए लेकिन जिन्हें ब्रिटिश संसद की स्वीकृति नहीं मिल पाई। इन प्रयासों में दोस्तों सबसे पहला क्रम आता है हेनरी डंडास इंडियन बिल 1783 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, यह समय था अप्रैल 1783, क्योंकि इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि 1783 में एक दूसरा प्रयास भी हुआ था जो नवंबर 1783 को देखा गया। देखते हैं हम दोस्तों, उस प्रयास को हम नाम देते हैं फॉक्स इंडियन बिल। यह फॉक्स इंडियन बिल नवंबर 1783 को ब्रिटिश संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था, लेकिन हेनरी डंडास इंडियन बिल हो या फॉक्स इंडियन बिल हो, यह दोनों विधेयक ब्रिटिश संसद में टिक नहीं पाए थे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इन दोनों का भी अध्ययन करेंगे क्योंकि इनके जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं इन्हें आगे चलकर पिट्स इंडिया एक्ट में स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमको इन दोनों बिलों को भी पढ़ना आवश्यक है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर उस समय की ब्रिटिश संसद का स्वरूप क्या था। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं हम उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे और उस समय के ब्रिटिश क्राउन कौन थे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, तत्कालीन ब्रिटिश क्राउन थे जॉर्ज III, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ, तत्कालीन भारत में गवर्नर जनरल थे इस डिक्लेरेटरी एक्ट के पारित होने के समय वॉरेन हेस्टिंग्स जी। इन सभी के कार्यकाल को आपको यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है सचित्र। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं फर्स्ट डिक्लेरेटरी एक्ट 1778 की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट में जो निहित दोष थे उनके निवारण के लिए यह एक्ट ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। इस एक्ट में कुछ धाराओं को शामिल किया गया, अर्थात कुछ प्रावधान इसमें प्रावधानित किए गए। वो प्रावधान क्या थे, अब हम उसके विषय में देखते हैं। सबसे पहला प्रावधान दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कार्यक्षेत्र निश्चित किया गया। ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार था उसके बारे में सुनिश्चितता नहीं थी। इसीलिए सबसे पहले इस प्रथम उद्घोषणा एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्षेत्र को सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात दोस्तों गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्षेत्र से बाहर कर दिया। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्षेत्र में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, जिसमें कितने सदस्य हुआ करते थे, 4, वह अब सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्षेत्र से बाहर कर दी गए। तत्पश्चात दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्षेत्र से राजस्व संबंधी विवादों को भी इस उद्घोषणा एक्ट में अलग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, फिर ध्यान रखिएगा, इसी डिक्लेरेटरी एक्ट में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था कि न्यायाधीशों के निर्णय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करने का प्रावधान भी किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से इस एक्ट में हम देखते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो 5 महत्वपूर्ण प्रावधान हैं इस प्रथम उद्घोषणा एक्ट के। पहला, सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्षेत्र को निर्धारित किया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्षेत्र से बाहर कर दिया गया। थर्ड था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्षेत्र से राजस्व संबंधी मामलों को, विवादों को अलग कर दिया। और चौथा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रावधान था, न्यायाधीशों ने यदि कोई निर्णय कर दिया है तो उसके खिलाफ किसी भी तरह की अपीलीय कार्रवाई नहीं की जाएगी। और 5वां महत्वपूर्ण है, इस एक्ट के द्वारा दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई। तो यह था प्रथम उद्घोषणा एक्ट 1778। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे बंगाल न्यायालय एक्ट 1781 के विषय में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह ब्रिटिश सरकार का एक ब्रिटिश संसद में सफल प्रयास रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके माध्यम से क्या किया गया भारत में ब्रिटिश संसद के द्वारा।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। कई बार बोलते हैं इसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दोस्तों, ऐसी व्यवस्था करने के कारण कुछ शासन व्यवस्था में गड़बड़ियां देखी गई। इन कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक नवीन एक्ट को ब्रिटिश संसद ने पारित किया, जिसे आप और हम जानते हैं बंगाल न्यायालय एक्ट, अर्थात यह भारतीय संवैधानिक विकास में बंगाल न्यायालय एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य श्री बर्क की अध्यक्षता में दोस्तों एक कमेटी को नियुक्त किया गया था और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही 1781 में बंगाल न्यायालय एक्ट 1781 को पारित किया गया ब्रिटिश संसद से और फिर यह भारत में लागू भी हुआ। ध्यान रखिएगा, बंगाल न्यायालय एक्ट को कुछ संज्ञाएं भी दी जाती हैं, जैसे इसे कहा जाता है संशोधनात्मक अधिनियम या अमेंडिंग एक्ट, और एक नाम दिया जाता है इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मतलब जो बंगाल न्यायालय एक्ट 1781 को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट और संशोधनात्मक अधिनियम या अमेंडिंग एक्ट प्रमुख हैं। ये इसे दी जाती है संज्ञाएं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका भी उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करना और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र और उसकी शक्तियों के विषय में जो अनिश्चितताएं उत्पन्न हो चुकी थी उस कंपनी प्रशासन में, उन सभी अनिश्चितताओं को, असमंजसता को समाप्त करना। ठीक है दोस्तों, तो ये बंगाल न्यायालय एक्ट का आपने उद्देश्य भी देखा, बंगाल न्यायालय एक्ट को दी जाने वाली संज्ञाओं के विषय में भी आपने जानकारी प्राप्त की। अब दोस्तों हम देखते हैं बंगाल न्यायालय एक्ट के बारे में महत्वपूर्ण धाराओं के विषय में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस बंगाल न्यायालय एक्ट की मुख्य धाराएं कुछ इस प्रकार से थी। नंबर 1 दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों पर अब कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अर्थात दोस्तों गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को प्रमुखता देते हुए क्या करा गया, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से उन्हें मुक्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रावधान देखा आपने बंगाल न्यायालय एक्ट का। दूसरा प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट में न्याय और माल विभाग के कर्मचारियों पर भी कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ, राजस्व संबंधी मामलों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की एक तरह से मनाही कर दी गई। तत्पश्चात दोस्तों सदर दीवानी अदालतों की अपील सुनने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो मतलब गवर्नर जनरल को इसमें थोड़ी सी प्राथमिकता मिली, थोड़ा सा सम्मान दिया गया इस प्रावधान के माध्यम से। फिर दोस्तों यदि वादी या प्रतिवादी राजी हो तो सुप्रीम कोर्ट भारतीयों के मुकदमे भी सुन सकता है। ठीक है, अगला देखिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के सभी नागरिकों के अभियोग सुन सकता है बशर्ते अभियोग में प्रतिवादी का कानून प्रयोग में लाया जा रहा हो। तो दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के जो सभी नागरिक, चाहे वो भारतीय हों या कंपनी के कर्मचारी वगैरह हों, ब्रिटिश नागरिक हों, उन सभी के मामले सुन सकता है। बस शर्त क्या है, इस अभियोग में प्रतिवादी का यदि कानून उपयोग में लाया जा रहा हो। ठीक है दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रावधान देखते हैं दोस्तों हम कि प्रांतीय अदालतों के लिए गवर्नर जनरल जो कानून बनाएगा, अब उस कानून या विधि को सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत कराने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ध्यान रखना दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान था कि गवर्नर जनरल जो भी प्रांतीय सरकारों के लिए विधि बनाएगा उसे सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत अर्थात सुप्रीम कोर्ट की सहमति लेना आवश्यक थी। लेकिन इस एक्ट में इस स्वीकृति को मनाही कर दी गई। ठीक है दोस्तों, तो अब गवर्नर जनरल जो भी प्रांतीय सरकारों के लिए कानून बनाएगा वह डायरेक्ट उन प्रांतों में लागू रहेंगे। आगे दोस्तों देखते हैं हम, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के अधिकारों में वह वृद्धि की गई और गवर्नर जनरल को यह शक्ति दी गई कि वह अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर अपनी काउंसिल के निर्णयों के विरुद्ध में निर्णय ले सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण था दोस्तों इसमें भारतीय रीति रिवाजों, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम रीति रिवाज हो, दोनों को
कानून में स्थान दिया गया, मतलब विधिक व्यवस्था में अब इन दोनों कानूनों का भी स्थान सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात दोस्तों इस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि हिंदुओं पर हिंदुओं के रीति रिवाजों और मुस्लिमों पर मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार ही मुकदमा चलाया जाएगा और वाद का न्याय निर्णय किया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान था दोस्तों भारतीय रीति रिवाजों के संदर्भ में। तत्पश्चात दोस्तों इस एक्ट के द्वारा समस्त न्यायालयों से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को अलग कर दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान था। इसके बाद हम देखते हैं इस बंगाल न्यायालय एक्ट के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातों की ओर। दोस्तों अब हम देखते हैं आखिर इस बंगाल न्यायालय एक्ट का क्या प्रभाव रहा, या इस बंगाल न्यायालय एक्ट ने क्या हमारे देश में नवीन व्यवस्था को प्रावधानित किया। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र को पहली बार इसमें परिभाषित किया गया, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता को पूर्णतः समाप्त कर दिया। साथ साथ में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का अधिकार केवल कलकत्ता क्षेत्र के निवासियों तक सीमित कर दिया गया, कलकत्ता शहर के। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल अथवा छोटे न्यायालयों से जो विवाद होते थे वो विवाद भी अब समाप्त प्राय हो गए। इस एक्ट का दोस्तों यह महत्व है हमारे संवैधानिक विकास में। अब दोस्तों हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट की तुलना में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को बंगाल न्यायालय एक्ट के द्वारा मजबूती दी गई और इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों के लिए विधि निर्माण का प्राधिकार प्रदान कर दिया गया बिना सुप्रीम कोर्ट के सहमति से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार कलकत्ता की सरकार को विधि निर्माण के दोस्तों दो स्रोत प्राप्त हो गए। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए विधि निर्माण कर सकता था और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी क्षेत्रों के लिए राजस्व प्रशासन के लिए भी विधि निर्माण कर सकता था। यह दो महत्वपूर्ण प्रावधान या यह दो महत्वपूर्ण प्रभाव हुए बंगाल न्यायालय एक्ट 1781 के। ध्यान रखना दोस्तों, बंगाल न्यायालय एक्ट का हमारे लिए महत्व क्या है तो हम उसके विषय में जानते हैं कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित इस विधेयक का भारतीय राजनीति और कानूनी व्यवस्था पर दूरगामी असर पड़ा। रेगुलेटिंग एक्ट, ध्यान है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट में न्यायिक दृष्टियां से कई कमियां देखी गई और इस एक्ट में उन कमियों को पूर्ण रूप से दूर करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट का दोस्तों एक और महत्व है कि इसमें हिंदुओं और मुस्लिमों के रीति रिवाजों को भी पहली बार कानून में समाहित किया गया, मतलब कानून में उनको जगह दी गई। अर्थात कानून के निर्माण और क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाजों के सम्मान का आग्रह किया गया, मतलब उनका सम्मान किया भी जाएगा, इस बात के लिए हमें आश्वस्त किया गया। तत्पश्चात दोस्तों देखते हैं न्यायिक व्यवस्था में हिंदू और मुस्लिमों के रीति रिवाजों और धार्मिक सामाजिक परंपराओं का प्रवेश हम भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उस समय के हमारे पूर्वज अर्थात भारतीयों को भी यह विश्वास होने लगा कि विदेशी न्यायाधीशों के होते हुए भी उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल सकता है। साथ में ध्यान रखिएगा दोस्तों, गवर्नर जनरल द्वारा अपील सुनने का अधिकार भी इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ कि यदि सुप्रीम कोर्ट में न्यायोचित निर्णय न हो तो भारत में ही उसके निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। इसलिए हम भारतीयों का न्याय प्राप्ति के प्रति विश्वास जो था वो जागने लगा। तो दोस्तों न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए बंगाल न्यायालय एक्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों अब हम बात करेंगे ब्रिटिश सरकार के उन प्रयासों की जो कि ब्रिटिश संसद में महत्व नहीं पा सके, अर्थात जिन्हें ब्रिटिश संसद की अनुमति नहीं मिल सकी। इनमें दो महत्वपूर्ण हैं, एक है हेनरी डुंडास का भारतीय अधिनियम और दूसरा महत्वपूर्ण है फॉक्स का भारतीय अधिनियम। अब हम इन्हीं के विषय में थोड़ा सा बात करते हैं, लेकिन उन पे बात करने के पहले हम देखते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री, ब्रिटिश क्राउन और भारत में गवर्नर जनरल के पद पर कौन सुशोभित थे। देखिए दोस्तों, ये है तत्कालीन ब्रिटिश संसद और ये हैं तत्कालीन ब्रिटिश क्राउन जॉर्ज III।
तत्पश्चात दोस्तों आपको दिख रहे होंगे गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भी। तत्पश्चात दोस्तों आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री के कॉलम में मैंने 2 चित्रों को प्रदर्शित किया है। एक दिख रहे हैं आपको विलियम कैवेंडिश बेंटिक और दूसरे दिख रहे हैं विलियम पिट द यंगर। दोस्तों ऐसा इसलिए कि 1783 में ब्रिटेन में 2 सरकारें अस्तित्व में आई। एक थी विलियम कैवेंडिश बेंटिक के नेतृत्व में और दूसरी सरकार थी विलियम पिट द यंगर के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसी विषय में हेनरी डंडास इंडियन बिल 1783। दोस्तों हेनरी डंडास इंडियन बिल के विषय में अब हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे पेश करने वाले थे श्री हेनरी डंडास, जो कि प्रथम युद्ध के लिए राज्य सचिव थे ब्रिटेन में। इन्होंने भारत में कंपनी प्रशासन में जो दिक्कतें आ रही थी उनको दूर करने के लिए एक विधेयक को प्रस्तुत किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह विधेयक रेगुलेटिंग एक्ट के लगभग 10 वर्षों के उपरांत पेश किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पास कब हुआ था? 1773 में। लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट भी कंपनी के प्रशासन में भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाया था और इसी परिप्रेक्ष्य में इस इंडियन बिल को हेनरी डंडास ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के लिए 1778 में प्रथम डिक्लेरेटरी एक्ट को भी निर्मित किया गया था। तत्पश्चात बंगाल न्यायालय एक्ट 1781 को भी निर्मित किया गया था। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद भी रेगुलेटिंग एक्ट के दोष कम नहीं हुए थे, इसीलिए हेनरी डंडास ने इस बिल को प्रस्तुत किया। ध्यान रखिएगा, इस विधेयक में 3 मुख्य प्रावधान थे। सबसे पहला, सम्राट को कंपनी के प्रतिनिधियों को भारत से बुलाने का अधिकार दिया जाए। पहला तो यह अधिकार किसको दिया जाए? ब्रिटिश क्राउन को, ताकि वह कंपनी के जो भी पदाधिकारी भारत में कार्यरत हैं उन्हें वापस ब्रिटेन बुला सके। तत्पश्चात दोस्तों कुछ मामलों पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गवर्नर जनरल को कुछ विशेष छूट दी गई थी। इस विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर गवर्नर जनरल को अपनी परिषदों के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार या शक्ति प्रदान की गई। मतलब यदि उसे लगता है तो वह क्या कर सकता है? अपनी काउंसिल के निर्णयों को रद्द कर सकता है। ध्यान है आपको, रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के निर्णयों से बाध्य कर दिया था और यहाँ पर उसे एक छूट भी दी गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके पश्चात इसमें गवर्नर जनरल को और अधिकार संपन्न बनाते हुए एक और महत्वपूर्ण प्रावधान रखा कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल का प्रादेशिक सरकारों पर, मतलब जो अन्य कंपनी के प्रेसिडेंसियां थी, उन पर नियंत्रण बढ़ाया जाए। ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट थे हेनरी डंडास विधेयक के। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, हेनरी डंडास विधेयक अधिनियम का रूप, विनियम का रूप धारण नहीं कर पाया था। दोस्तों ध्यान रखना, इसने भारत में संवैधानिक परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया और साथ ही साथ इसने ब्रिटिश सरकार को इस दिशा में आगे और अधिक कार्य करने की प्रेरणा दी। यह थे हेनरी डंडास बिल के महत्वपूर्ण प्रावधान। दोस्तों अब मैं आपका ध्यान इसके पश्चात 1783 ईस्वी में ही प्रस्तुत फॉक्स इंडिया बिल, फॉक्स के भारतीय विधेयक के विषय में आकृष्ट कराना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, फॉक्स इंडियन बिल, इसे संज्ञा दी जाती है ईस्ट इंडिया बिल की। ये क्या है? संज्ञा दी जाती है इसे ईस्ट इंडिया बिल की, और इसका प्रेरणा स्रोत दोस्तों था डंडास बिल। हेनरी डंडास ने जो अप्रैल 1783 में जिस विधेयक को पेश किया था, उसी से प्रेरणा मिली थी इंडियन बिल को बनाने की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका प्रस्तुतिकरण किया गया था 18 नवंबर 1783 ईस्वी को। दोस्तों ब्रिटिश संसद में जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में वैधानिक दोष थे उनको दूर करना एक उद्देश्य बनाया गया और इसी उद्देश्य से इस बिल को प्रस्तुत भी किया गया। अब इसमें दोस्तों कुछ धाराएं शामिल थी। पहली धारा थी, इस बिल में कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया जाने का प्रावधान किया। दूसरा दोस्तों, इस बिल में संचालक मंडल के स्थान पर 7 आयुक्त अर्थात कमिश्नर्स का एक बोर्ड लंदन में गठित करना प्रावधानित किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित जो किया गया था वह था 4 वर्ष। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके बाद इस बोर्ड को भारतीय प्रदेशों और उसके राजस्व का प्रबंधन करने का अधिकार भी दिया।
मतलब अब भारतीय प्रदेशों और उसके जो रेवेन्यू मामलों का जो मैनेजमेंट कौन देखेगा, यह संचालक मंडल के स्थान पर 7 आयुक्तों का गठित होने वाला बोर्ड, जो कि अवस्थित रहेगा लंदन में और अपना निर्देशन करेगा भारत में कंपनी प्रशासन को। दोस्तों, इस बोर्ड को समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार दिया गया। मतलब अब कंपनी प्रशासन में जो कोई भी व्यक्ति नियुक्त होगा या किसी व्यक्ति को बर्खास्त किया जाएगा, पद से हटाया जाएगा, वह अधिकार सब दिए जाएंगे इस नवनियुक्त आयुक्तों के बोर्ड को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बिल में एकाधिकार भेंट और रियासतों को ब्रिटिश सेना की जो सहायता पहले से कंपनी शासन के अंतर्गत दी जाती रही, उसे समाप्त करने का प्रावधान भी समाहित किया गया। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण था इसमें प्रावधान कि इस बिल में कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स मतलब संचालक मंडल के स्थान पर व्यापारिक कार्यों के संचालन हेतु 9 उप संचालकों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया। मतलब दोस्तों, जो पूर्व व्यवस्था चली आ रही थी 24 अपने बोल सकते हैं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उस व्यवस्था को समाप्त करके 9 उप संचालकों की नियुक्ति का भी इसमें प्रावधान किया, जो कि कंपनी के व्यापारिक कार्यों के संचालन के लिए जवाबदेह होंगे। तो दोस्तों देखिए, यह महत्वपूर्ण प्रावधान थे फॉक्स इंडियन बिल के। लेकिन ध्यान रखिएगा, फॉक्स इंडियन बिल भी ब्रिटिश संसद में टिक नहीं पाया, मतलब इसे भी ब्रिटिश संसद की स्वीकृति नहीं मिल पाई। हालांकि दोस्तों, इसके जो भी प्रावधान थे उन्हें पिट्स इंडिया एक्ट में जगह दी गई। दोस्तों, अब हम इसी फॉक्स इंडिया के बिल के विषय में थोड़ी सी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फॉक्स इंडिया बिल कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण, राजकीय नियंत्रण को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रयास में कंपनी ने इसे सर्वप्रथम ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया और यहाँ से उसे पास भी कराया। तत्कालीन इंग्लैंड में श्री लॉर्ड फॉक्स का पूरा नाम है दोस्तों चार्ल्स जेम्स फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ के संयुक्त मंत्रिमंडल कार्यरत था। मतलब ब्रिटिश सरकार 2 लोगों के नेतृत्व में कार्य कर रही थी, श्री फॉक्स और श्री नॉर्थ के नेतृत्व में। इस सरकार ने यह माना कि भारत में कंपनी का प्रशासन अत्यंत शोचनीय, अराजक और अवर्णनीय है। इसीलिए नवंबर 1783 को ईस्ट इंडिया बिल को इस सरकार ने ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बिल का इंग्लैंड में मुखर विरोध हुआ। ब्रिटिश संसद से लेके सड़क तक इस विधेयक की चर्चा रही। यह आशंका जताई गई कि इससे कंपनी के चार्टर जो बिल दिए जाते थे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, उनकी पवित्रता कम हो जाएगी या पवित्रता नष्ट हो जाएगी, जिससे अराजकता की स्थिति कंपनी प्रशासन में फैल सकती है। किंतु कंपनी के अंशधारकों के प्रभुत्व के चलते हाउस ऑफ कॉमन्स में यह बिल पास नहीं हो पाया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज III के हस्तक्षेप के कारण ब्रिटिश संसद के महत्वपूर्ण सदन, जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड में इस बिल को अस्वीकृत कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन लॉर्ड फॉक्स और नॉर्थ के संयुक्त मंत्रिमंडल अर्थात ब्रिटिश सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। भारतीय मामले पर किसी ब्रिटिश सरकार के पतन का केवल यही एकमात्र उदाहरण प्रतीत होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बिल के विषय में ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस विधेयक के विषय में प्रोफेसर कीथ ने कहा था कि यह विधेयक संपूर्ण संविधान को सुधारने का सबल प्रबल प्रयत्न था। यह विधेयक संपूर्ण संविधान को सुधारने का प्रबल प्रयत्न था। इस संविधान का मतलब कंपनी के प्रशासन को तय करने वाले लिखित नियम से होता है।
तत्पश्चात दोस्तों प्रोफेसर रॉबर्टसन ने भी बताया था कि यह विधेयक एक बड़ी समस्या को व्यापक रूप से सुलझाने का एक निश्चल व कूटनीतिक प्रयास था। लेकिन दोस्तों संयुक्त मंत्रिमंडल अर्थात गठबंधन सरकार इस मामले पर ब्रिटिश संसद को अपने साथ नहीं रख पाई और इसी परिप्रेक्ष्य में यह बिल ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गिर गया, अर्थात यह सफल नहीं हो पाया। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस लेक्चर में देखा है कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए ब्रिटिश संसद के द्वारा और किन प्रयासों में उसे सफलता मिली और कौन से प्रयास उसके अधूरे ही रह गए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके पश्चात विलियम पिट के नेतृत्व में एक स्थायी सरकार आई ब्रिटेन में और उसने सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट को निर्मित भी किया था। और इस पिट्स इंडिया एक्ट में हेनरी डुंडास बिल की कुछ प्रावधानों को और कुछ फॉक्स इंडियन बिल के प्रावधानों को भी शामिल करके एक उन्हें इज्जत या एक उन्हें सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले अपने लेक्चर मिलेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको इन सभी लेक्चर्स की PDF प्रतियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगी। आप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद एक बार फिर आप सभी लोगों को।